हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन की। मैंने आपके लिए पहले से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको आप समझिए और बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख दिया है आपके लिए। जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। जैसा आपको पता है कि जो हम स्टार्च यानी कि रोटी खाते हैं वो हमारी सलाइवा के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज के साथ मिक्सअप होता है और पॉलीसैकेराइड को पार्शली डाइजेस्ट कर देता है डाइसैकेराइड में, जिसको हम बोलते हैं माल्टोज। अब ये पार्शियल डाइजेशन हो गया माउथ के अंदर। अब वो फूड जो होगा वो माउथ से कहा जाएगा इनटू द इसोफेगस, और जो फूड जो माउथ के अंदर सलाइवा के साथ मिक्सअप होता है उसको हम कहते हैं बोलस। वो हमारा जब इसोफेगस में जाएगा बाय पेरिस्टालसिस प्रोसेस, तब वो पहुंचेगा हमारे स्टमक में। स्टमक के अंदर जो फूड होता है उसके अंदर जो स्टार्च है उसका डाइजेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे गैस्ट्रिक अमाइलेज नहीं बनता है। और गैस्ट्रिक लाइपेज भी बहुत बनता जरूर है, कम मात्रा में बनता है, लेकिन उसका भी डाइजेशन हो नहीं पाता है पूरे अच्छी तरीके से फैट का गैस्ट्रिक लाइपेज की सहायता से, क्योंकि अभी इमल्सिफिकेशन नहीं हो पाया है, इसलिए वो भी लगभग नेग्लिजिबल ही होता है। लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन मेनली स्टमक के अंदर होता है। जैसा आप देख रहे हैं, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो कि पेप्सिनोजन की फॉर्म में निकलता है। पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिनोजन, और उसको एचसीएल की प्रेजेंस में एक्टिव किया जाता है पेप्सिन में, और यही पेप्सिन प्रोटीन के ऊपर एक्शन करके, जिसका पीएच लगभग 1.2 और 1.5 के बीच में रहता है, और वो कन्वर्ट हो जाती है प्रोटीओसिस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। बाद में आपने ये देखा होगा कि हम बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो मिल्क पीते हैं, तो मिल्क में एक प्रोटीन होती है जिसको कहते हैं केसीन प्रोटीन, और इस पे बच्चों के अंदर एक स्पेशल एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है रेनिन, और इसका पीएच लगभग होता है 1.8 पे काम करता है ये जो आपका एंजाइम होता है। और ये एंजाइम इस मिल्क प्रोटीन को कन्वर्ट करता है पैराकैसीन में, और ये कैल्शियम आयन के साथ मिलकर बनाते हैं कैल्शियम पैराकैसिनेट। और आपको पता होना चाहिए, जब बच्चों को दूध पिलाया जाता है इन्फेंट्स को, तो आपने देखा होगा जो मदर्स होती हैं वो कंधे पे रख के हल्के से उनको थपके लगाती हैं, जिससे कि वो दूध जो है थोड़ा नीचे की तरफ आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपने देखा होगा कि जब पेट दबता है तो दूध बाहर आ जाता है और वो दूध फटा हुआ सा होता है, जैसे उसके अंदर वे अलग हो गया, प्रोटीन अलग हो गई। एक्चुअली वो यही होता है कैल्शियम पैराकैसिनेट, जिसको हम लोग कहते हैं दही निकल गया, वो वास्तव में यही है। और जब ये बन जाता है स्टमक के अंदर, बाद में फिर वो पेप्सिन का रोल होता है, वो उसको फिर कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस में, जो कि फर्दर फिर आपका जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये डाइजेशन में टेक पार्ट करेगा। अब बात आती है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम के अंदर स्टार्च जो होता है वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट होने के पीछे उद्देश्य क्या है कि वहां पे अभी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आई है, लेकिन हाँ सिंपलर फॉर्म बन गई है। बाद में ये स्टार्च के अंदर पाए जाने वाले जो भी सब्सटेंसेस होंगे, जैसे माल्टोज है, सुक्रोज है, ये सारी चीजें जो अभी पार्शली डाइजेस्ट हुई थी, वो सब जिजोनम और इलियम में जाकर माल्टोज माल्टेज एंजाइम की सहायता से, सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की सहायता से कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा, यानी कि फाइनली दे कन्वर्टेड इनटू वेरी सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इससे ज्यादा और सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट की नहीं होती, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती हैं। अब फाइनली डाइजेशन हो चुका है। इसी तरीके से जो प्रोटीन बनी थी ऊपर, प्रोटियोजिस, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, ये सब यहाँ पे डाइजेस्ट होती हैं बाय द जो आपका पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले, का नाम है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ये दोनों पीएच 8.5 पर काम करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल एंड मीडियम पेप्टाइड्स में, यानी थोड़े और छोटे पार्टिकल्स में या साइज के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। बाद में यही स्मॉल मीडियम जो पेप्टाइड्स हैं, ये कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम, इसका पीएच भी वही 8.5 ही होता है, और उसकी प्रेजेंस में ये बना लेते हैं डाइपेप्टाइड्स और आइगोपेप्टाइड्स और अमीनो एसिड्स।
तो अमीनो एसिड तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, इसको तो और हमें ब्रेकअप करने की आवश्यकता है नहीं। लेकिन जो ओलिगोपेप्टाइड्स हैं और डाइपेप्टाइड्स हैं, ये फर्दर डाइपेप्टाइडेज एंजाइम और ओलिगोपेप्टाइडेज एंजाइम की सहायता से अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से प्रोटीन का फाइनली सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि अमीनो एसिड में कन्वर्जन हो जाता है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, पूरा जो चार्ट है, फ्लो चार्ट, वो अच्छे से बना हुआ है, इसको आप कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें। अब हम बात कर रहे हैं डाइजेशन ऑफ फैट। जो डाइजेशन ऑफ फैट होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफिकेशन, यानी जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक डाइजेशन ऑफ फैट नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले बात आती है इमल्सिफिकेशन, यानी कि जो फैट होता है वो फैट सबसे पहले बाइल जूस की सहायता से, बाइल जूस जो होता है उसका पीएच होता है लगभग 8.2 से लेकर 8.5 के बीच में, और उससे ये कन्वर्ट हो जाता है इमल्सिफाइड फैट में। और ये इमल्सिफाइड फैट जो होता है फिर फर्दर पैंक्रियाटिक जो लाइपेज होता है, पीएच वही रहेगा सेम, पीएच वही होता है 8.2 से 8.5 के बीच में, और ये कन्वर्ट हो जाता है फिर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फाइनली ये भी आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है फैटी एसिड, उसमें कन्वर्जन हो गया और इस तरीके से फैट का डाइजेशन हो जाता है। ये फैट का डाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक कि इमल्सिफिकेशन नहीं होगा। तो इस तरीके से डाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। अब हम लोग बात करेंगे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन की। तो एब्जॉर्प्शन हम लोग पढ़ेंगे। एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन कई प्रकार से हर चीजों का अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारे स्टार्च है जो को डाइजेस्ट हो चुका है ग्लूकोज की फॉर्म में, वो किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहा है, इसी तरीके से फ्रक्टोज कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है, अमीनो एसिड कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फैट कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। जो हमारे पास ग्लूकोज होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड से एब्जॉर्ब होता है, यानी जो ग्लूकोज होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन चाहिए, जबकि फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब होने के लिए पैसिव प्रोसेस से, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट मेथड से ये एब्जॉर्ब होता है। इसी तरीके से अमीनो एसिड भी एक्टिव और पैसिव दोनों मेथड से ही एब्जॉर्ब होते हैं। अमीनो एसिड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक अमीनो एसिड को हम लोग बोल सकते हैं एल टाइप और एक को बोल सकते हैं डी टाइप। ये एल टाइप और डी टाइप क्या होता है, ये एक्चुअली में हमारे कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर वेरी एक्टिव टुवर्ड्स लाइट, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और उनमें लाइट को रोटेट करने की क्षमता होती है। उसी आधार पे हमने नाम दिए हैं एल टाइप और डी टाइप। तो ये जो होते हैं एल टाइप और डी टाइप, इनके द्वारा इनका भी एब्जॉर्प्शन आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो एल टाइप का एब्जॉर्प्शन होगा एक्टिव मेथड से और डी टाइप का एब्जॉर्प्शन होगा बाय पैसिव मेथड। अब बात आती है लिपिड की। लिपिड का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं जो कि सॉल्युबल फॉर्म में हैं, फैट ग्लोब्यूल्स, ये कन्वर्ट होते हैं एक छोटे छोटे स्फेरिकल वॉल लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, स्मॉलर सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल, जिन्हें कहते हैं काइलेमाइक्रॉन्स। और इन काइलेमाइक्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द लैक्टियल्स। और इस तरीके से फैट के जो ग्लोब्यूल्स हैं वो काइलेमाइक्रॉन्स के माध्यम से लैक्टियल्स में, जो कि विलय के अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन याद रखना सॉल्युबल फॉर्म में, इनसॉल्युबल में नहीं होंगे। तो अभी मैंने बात करी थी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट। इस तरीके से हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया और ये हमारे पास पूरा एक जनरल मेथड है। इसके अलावा जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, इनका बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड एब्जॉर्प्शन हो जाता है। और कुछ
कुछ स्पेशल प्रकार की सेल्स भी पाई जाती हैं इंटेस्टाइन में, जिन्हें हम कहते हैं एंटेरोसाइट्स। वो वाटर के और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। अब बात आती है एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन का हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, बस इतना समझ लीजिए एसिमिलेशन में कि जो भी यहाँ पर अभी एब्जॉर्ब हुआ वो सब हमारे कहा जाएगा, सेल में जाएगा। और सेल में जाने के बाद में उन्हीं सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स दैट वी हैव एब्जॉर्ब्ड आफ्टर डाइजेशन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। यानी कि फिर उन सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से फिर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं हमारी जरूरत के अनुसार। हमारी जैसी जरूरत है वैसा मॉलिक्यूल बनेगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि जो सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बने थे, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स आफ्टर डाइजेशन जो बने थे, इसमें कहते हैं फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेशन, वो सब आपके कन्वर्ट होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में। और इस तरीके से आपका प्रोसेस जो है वो हो जाता है एसिमिलेशन का। लेकिन ध्यान रखना, एसिमिलेशन की प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल बनते हैं वो हमारी बॉडी की जरूरत के अनुसार बनते हैं। क्योंकि हमने लिया था कॉम्प्लेक्स, लेकिन वो हमने जो लिया था, जैसे आप मान सकते हो हमने प्लांट प्रोटीन ली, तो हमें प्लांट प्रोटीन तो यूज करनी नहीं है, हमें क्या यूज करना है, हमें तो एनिमल प्रोटीन यूज करना है। तो एनिमल प्रोटीन तो ऐसे नहीं बनेगी पहले कैसे, पहले हमें उस प्लांट प्रोटीन से अमीनो एसिड अलग करने हैं, जो कि हम करते हैं डाइजेशन के द्वारा, और फिर उन्हीं अमीनो एसिड को इकट्ठा करके फिर हम बनाते हैं अपने हिसाब की प्रोटीन। क्योंकि अमीनो एसिड तो वही होते हैं जो प्लांट में, वो हमारे अंदर है, बस कंपोजिशन का फर्क है, बस इसीलिए ऐसा। अब लास्ट प्रोसेस है आपकी इजेशन। इजेशन की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाला जाता है। जो फूड अनडाइजेस्टेड था वो वाटर के साथ स्लरी की फॉर्म में, स्लरी मतलब पतला पतला, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में फिर उस वाटर को जो उसके अंदर प्रेजेंट है, स्लरी के अंदर जो फीसेस है हमारा उसके अंदर प्रेजेंट है, उसमें से पानी को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे कि वो सेमी सॉलिड या सॉलिड फॉर्म में आ जाए। उसके बाद में आप जैसे जानते हैं कि लगभग एक व्यक्ति जो है वो नॉर्मली 200 ग्राम फीसिस पर डे प्रोड्यूस करता है। और जो पीएच होता है फीसिस का वो लगभग 7.5 होता है। यानी जो फीसिस है आपकी, उसका जो पीएच है वो लगभग 7.5 है, लगभग बता रहा हूं मैं। और उसकी मात्रा जो है लगभग 2 ग्राम पर डे है। अब ज्यादा या कम ये हो सकता है, लेकिन अबाउट में है, इतना फीसिस प्रोड्यूस किया जाता है नॉर्मली बाय अ ह्यूमन बीइंग। और बताया था पानी एब्जॉर्ब होता है बाय द लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्लरी, और फाइनली जो सेमी सॉलिड फॉर्म होती है फीसिस की अनडाइजेस्टेड फूड की, वो स्टोर होती है रेक्टम में, और फिर टाइम टू टाइम इट इज थ्रोन आउट फ्रॉम द बॉडी। तो इस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस हो जाता है इजेशन का, और हमारा टॉपिक जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये भी पूरा खत्म हो जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।